हाय एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी हाल में ही जो बातचीत चल रही है नई शिक्षा नीति के ऊपर, उसके ऊपर है। आज हम इस शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। ये जो शिक्षा नीति अभी मतलब एक्ट के तौर पे लाई गई है, पास की गई है, ये 29 जुलाई 2020 को मतलब 29 जुलाई 2020 को पास किया गया। इस शिक्षा नीति के अनुसार जो ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट का वो ये है कि जो इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें 2040 तक पूर्ण रूप से बदलाव आए। मतलब बदलाव इन द सेंस कि जैसे कि अभी तक की जो एजुकेशन सिस्टम थी, इस एजुकेशन सिस्टम में आपने देखा होगा कि बच्चे सिर्फ रटने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब उनका प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हाँ वो एक मशीन बनते चले जा रहे हैं, रट रहे हैं सुबह शाम। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता है, इसीलिए जब वो 12 पास आउट करते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके परसेंटेज तो एग्जाम में बहुत होते हैं, लेकिन उनको जॉब पाने में, सिक्योरिटी अपनी लाइफ की जॉब सिक्योर करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ाया जाता है। ज्यादातर उनको जो है सिर्फ रट कर जो है एग्जाम पास करने की एक जो हैबिट है, हैबिचुअल उनको बना दिया है कि बस एग्जाम रटते जाओ और सिर्फ एग्जाम्स को पास करते जाओ। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, इनमें किसी तरह की ज्यादा स्किल नहीं होती है, सिर्फ ये इतना जानते हैं कि फला टॉपिक को जाना है, रट के बोल और एग्जाम में जाके लिख देना है और हमें 90-95% ले आना है। लेकिन जो इनकी मेंटालिटी है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर नहीं होता है किसी भी टॉपिक को लेके। तो जो ये नई आपकी पॉलिसी आई है, ये जो नई एजुकेशन सिस्टम आपका अडॉप्ट हुआ है ये 29 जुलाई 2020 से, इसमें इन्होंने ये बोला है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको जो लाया गया है ये नई पॉलिसी को, इसमें जो है सबसे पहला जो आपका प्रिंसिपल बताया गया है वो ये बताया गया है रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथिंग के बारे में। मतलब कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो हर बच्चा होता है, मतलब आप किसी भी बच्चे के बारे में सोचिए। जैसे कोई बच्चा है, वो बचपन से मान लीजिए उसके दिमाग में स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा लगाव है, वो स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, या किसी का सिंगिंग में ज़्यादा लगाव है। ठीक है, और या फिर मान लीजिए कि किसी का और डिफरेंट तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, कोई माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहता है, कोई स्केटिंग करना चाहता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जब उसका इंटरेस्ट होता है, लेकिन फिर भी उसको फोर्स किया जाता है कि नहीं आप पढ़िए पढ़िए, और या फिर फोर्स नहीं किया भी जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो दिखता नहीं। एक तरीके से आप देखिए कि उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके, अपने स्किल्स को दिखा सकें। तो जो ये प्रिंसिपल था इस नई एजुकेशन सिस्टम का, पहला कि रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है, फिर आइडेंटिफाई किया जाए। मतलब उस बच्चे को पहले एक पूरी प्रोसेस में रखा जाएगा कि उसके अंदर कौन से ऐसी स्किल है जिसको उसके आगे बढ़ाना चाहिए। एक मान लीजिए कि एक वो अच्छा सिंगर है, वो अच्छे से गाता है, तो उसको जो है इस नए एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है पहले रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बाद उसको और अच्छे से उसके स्ट्रेंथ को पहचानते हुए। अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि अगर कोई बच्चा जो है क्लास में अगर अच्छा गाना गाता है तो हो सकता है कि वो स्टेज पर भी जाके अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एक अंडर ऑब्जर्वेशन में रख के उसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी होगी उसको जो है वो अपनी लाइफ में आगे चल के करे। ये इस नए एजुकेशन सिस्टम का पहला प्रिंसिपल है। दूसरा है प्रमोटिंग इन द सेंस कि देखिए आजकल की जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पेरेंट्स की ये मेंटालिटी होती है कि हमारा बच्चा सिर्फ पढ़े, सिर्फ पढ़ता रहे बस। आपने भी सुना होगा कि आपको भी जो आपके पहले के गार्जियन है उन्होंने बोला होगा कि बस आप बेटा पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, भले ही वो बाद में चपरासी ही बने। ठीक है, लेकिन जो है बस उसको पढ़ते रहो बोला जाता, भले उसके अंदर उससे बेहतर कोई हुनर हो या टैलेंट हो, उसको वो नजरअंदाज कर देते थे। ठीक है, तो ये जो दूसरा एजुकेशन सिस्टम का हमारा जो प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा ये सारी प्रिंसिपल की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो प्रमोटिंग है। प्रमोटिंग इन द सेंस कि कोई बच्चा अगर किसी चीज में बहुत अच्छा है तो उसको आगे बढ़ावा दिया जाएगा इस एजुकेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग।
चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, या किसी और भी टाइप की एक्टिविटीज हो उससे रिलेटेड। तीसरा जो है, कोई भी जो है सेपरेशन नहीं होगा, कोई भी हार्ड सेपरेशन, नो हार्ड सेपरेशन इन द सेंस कि जैसे आपकी 3 स्ट्रीम होती हैं आपके स्कूल्स में, आपने देखा होगा, एक मैथ्स होती है, एक कॉमर्स होती है, एक आर्ट साइड होता है, ठीक है। अब जो मैथ वाला होता है वो आर्ट्स वाले को मतलब एक समझते ना कि मतलब एक वीक स्टूडेंट की, मतलब ऐसी मेंटालिटी है हमारी सोसाइटी की कि जो आर्ट्स लेता है वो पढ़ने में कमजोर होता है बच्चा, या कॉमर्स ले लिया तो पढ़ने में कमजोर है, या कॉमर्स वाले अपना आप को सुपीरियर मान रहे हैं मैथ वाले से या आर्ट वाले से, या आर्ट वाला अपने आप को सुपीरियर मान रहा है इससे मैथ्स वाले से या कॉमर्स वाले से। तो इस नए एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी जो है सुपीरियर नहीं होगा, इन तीनों को एक दूसरे से रिलेट करके यहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी इस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम को एक दूसरे से ये ना लगे कि वो ज्यादा बेहतर है या फिर ये ज्यादा बेहतर है। उसके बाद जो आपकी होगी वो मल्टी लैंग्वेलिज्म या फिर पावर ऑफ लैंग्वेज। अब मल्टी लैंग्वेलिज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज का मतलब, जैसा कि आपको पता है कि हम ऐसे राष्ट्र में, ऐसे देश में रहते हैं जहां पर विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, मतलब उनके कल्चर अलग है, उनकी बोली अलग है, उनका बात करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे मान लीजिए किसी की हिंदी बहुत अच्छी है, ठीक है, पहले एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि हिंदी बहुत अच्छी है, उसको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो अगर कहीं एग्जाम में उससे इंग्लिश में क्वेश्चन पूरा पूछ लिया गया, भले उसको सब आता हो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको इंग्लिश के ऊपर उतना अच्छा कमांड नहीं है। तो ये जो नई एजुकेशन सिस्टम है इसने ये बताया है कि आप जो है, आप को इस नए एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कई भाषाओं में आपके राज्य के, आपके शहर के, आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, आपकी बोली के अकॉर्डिंग पढ़ने की सुविधा इस नई शिक्षा नीति में दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करी गई है। रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस कि आपका सिर्फ मतलब 6 महीने पे, जैसे पहले हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअल एग्जाम होता है, अब इस तरीके से एग्जाम नहीं होगा। इसमें महीने पे 2 महीने पे आपका एग्जाम होता रहेगा, आपको असेसमेंट दे दिया जाएगा, वो आपको करके लाना होगा, आपके टीचर्स लोग देखेंगे, ठीक है। आप उसको करके जब ले जाएंगे तो उसके बिहाफ पे नंबर दिया जाएगा, मतलब आपकी कुछ ऐसी इंटरनल पावर आपको मतलब ग्रो करने में मदद करेंगे, जो पावर आपकी मदद करे कि आपकी लाइफ स्किल और मॉरल दोनों को दोनों एक साथ ग्रो कर सकें। इस तरह की पढ़ाई होगी। उसके बाद फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन मतलब जैसे आज के टाइम में क्या है, मान लीजिए जो 90% वाला बच्चा है उसके कंपैरिजन में 60% वाले को क्या देखा जाता है, एक ही दृष्टि से देखा जाता है कि तुम तो अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम ऐसे कैसे ही रह जाओगे, ठीक है। नहीं, अब ये जो नई एजुकेशन सिस्टम है वो ये कहता है कि सभी बच्चे एक समान हैं, उनको देखा जाए, समझा जाए, परखा जाए, फिर उनके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके उनको भविष्य में अपना रास्ता चुनने का एक अवसर प्रदान किया जाए। उनको हे दृष्टि से, मतलब कि एक हे दृष्टि इन द सेंस कि आप उनको गिरी हुई निगाहों से ना देखें। गिरी हुई इन द सेंस ये नहीं कि उसने कोई अपराध कर दिया है, मीन्स कि वो कमजोर है पढ़ने में, तो ये नहीं कि उसका जीवन यहीं पे खत्म हो गया है, अभी उसके पास बहुत सारी ऐसी और भी रास्ते हो सकते हैं जिससे वो अपने जीवन को बढ़ा सके। तो ये चीजें कौन एब्जॉर्व करेगा इस नई शिक्षा नीति के अनुसार? जो आपके टीचर होंगे, जो आपके फाउंडर होंगे स्कूल, यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी और वो इन सब चीजों को देखते हुए आपके ग्रोथ करने में आपका मदद करेंगे। उसके बाद टीचर्स एंड फैकल्टी के बारे में बोला गया है। टीचर्स एंड फैकल्टी, टीचर्स और फैकल्टी इस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। टीचर और फैकल्टी तो वैसे भी पहले से बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, तो इस पर जो कोई ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि टीचर्स के लिए और फैकल्टी के लिए सिर्फ इतना ही नया है कि वो अपने काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करें और टीचर अच्छे से अच्छे स्कूलों में अपॉइंट किए जाएं। इसके लिए कमीशन वगैरह भी अपॉइंट की जाए। इस कमीशन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे इसमें वीडियो के एंड में। प्लीज पूरा वीडियो देखते रहें जिससे कि आपको इसकी भी जानकारी मिल सके। अब हम बात करेंगे विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, मतलब इसमें नजरिया क्या है, इसमें जो हमारे माननीय मोदी जी हैं उनका नजरिया क्या है कि वो किस तरह के भारत निर्माण का, इंडिया में किस तरह के डेवलपमेंट चाहते हैं इस नए एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। तो सबसे पहला है इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम। इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम मतलब
यहाँ पे सेंट्रिक वर्ड जो है वो इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए कि जो यूपी का आदमी है, अब जैसे यूपी का आदमी है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जो यूपी का आदमी है उसका इतना अच्छा कमांड इंग्लिश पे नहीं होता है, भले वो पढ़ने लिखने में, यूपी बिहार का आदमी मैथ उसका बहुत बढ़िया होगा, ऐसा मैथ होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन हवा में उड़ा देगा, मैथ इतनी जबरदस्त होगी उसकी। साइंस और विज्ञान के किसी भी कॉन्सेप्ट पे आप बात कर लीजिए, साइंटिस्ट फेल हैं इसरो के, लेकिन अगर उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना हो, मतलब इंग्लिश के ऊपर ये कमजोर होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब होती है, ठीक है। मतलब अगर किसी के सामने इंग्लिश में भी बात करना पड़ जाए 2 सेंटेंस तो ऐसा लगता है कि कुछ इनका चोरी हो गया है। लेकिन वहीं अभी साउथ इंडियन की तरफ आप चले जाइए, उनको 2 ही लैंग्वेज आता है, एक तमिलियन आता है, दूसरा उनको जो है इंग्लिश आता है, तो उनका इंग्लिश बचपन से वो बोलते रहते हैं, तो उनका कमांड बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि कोई अंग्रेज आ गया है, ठीक है, भले उनको उतना आईक्यू लैंग्वेज उनका जो है अच्छा ना हो, ठीक है। तो इस तरह की समस्या जो है होती है उनके साथ। तो ये जो इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम है उसका यही रीजन था, उसको इस तरीके से कि अब जो पूरा आपका इंडिया का मतलब जितनी भी स्टेट हैं, जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों को एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए कि यूपी वाला साउथ में जाके ड्यूटी कर सके, नौकरी कर सके, साउथ वाला यूपी में आके कर सके, ठीक है। मतलब कि अब ऐसा ना रहे कि जो जहां का है बस वहीं फंस के रह जाए, इनका ऐसा एजुकेशन सिस्टम, ऐसा ग्लोब बनाया जाए पूरे कंट्री पे, एक तरीके से ग्लोब इन द सेंस कि इंडियन ग्लोब की बात कर रहे हैं, पूरा ग्लोब नहीं समझ लेना, ठीक है। उसके बाद जो है पूरे के पूरे आपका टेरिटरी जो है, ग्लोब रहने दो, टेरिटरी ले लेते हैं, टेरिटरी जितनी है इंडियन टेरिटरी, उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा इंडियन का एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो हमारे देश का नाम अच्छा करें और आगे बढ़ सकें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड रिफॉर्म्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये तो इससे पहले हमने विजन की बात करी कि विजन क्या था। विजन से आप समझ लीजिए कि विजन जो आपका होगा, ठीक है, विजन जो है आपका, अब विजन जो है सबसे पहला वो देखिएगा, सबसे पहला विजन आपका जो ऑब्जेक्टिव जो है, विजन पे हम बात कर चुके थे, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। एग्जेक्टिव में सबसे पहला स्कूल एजुकेशन के बारे में। अभी तक आपने देखा कि जो नर्सरी का बच्चा होता था आज के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो 6 से 16 साल के बीच में 10th पास आउट होना चाहिए था, और इंटर के लिए उसकी उम्र जो है 16 से 18 2 फेज में कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन ये जो नया सिस्टम आया है, इस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको 5, 3, 3, 4 4 फेज में डिवाइड किया गया है। मतलब आप 5th तक पहले फेज में होंगे, फिर 8th में दूसरे फेज में होंगे, फिर तीसरे फेज में आप 12th पास करेंगे, फिर चौथे फेज में आप जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे। इस तरीके से अप टू 8th तक का आपका सब कुछ डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात, ये स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आपके इंटर तक की पढ़ाई की बात कर रही है। अच्छा, एक गलत लाइन मैंने बोल दी है, वो इसमें डिग्री एक वर्ड मैंने इससे पहले इंक्लूड किया, डिग्री नहीं होगा यहाँ पर, उसके लिए माफी चाहूंगा। यहाँ पे सिर्फ इंटर तक का आपका 18 साल की उम्र तक खाली आपको इंटर तक की पढ़ाई जो है 4 फेज में डिवाइड करी गई है, उस 4 फेज में आपको बांट दिया गया है, ठीक है। दूसरा, आपका सिर्फ इसमें अटेंड करना है एग्जाम आपको 3rd, 5th और 8th क्लास में। मतलब जैसे अभी के एजुकेशन सिस्टम में क्या है आप समझिएगा, अभी हर साल एग्जाम लेते हैं, हर साल रिजल्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो ये नया आपका एजुकेशन सिस्टम आया है, इसमें सिर्फ आपको 3rd, 5th और 8th में सिर्फ 3 बार एग्जाम देना होगा शुरुआत में, जब आपकी बेसिक आपकी पढ़ाई चलेगी तब, ठीक है। उसके बाद बोर्ड एग्जाम जैसे होते हैं वैसे ही होगा। अगला पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जो बोर्ड एग्जाम होता है वो उसी तरीके होगा, लेकिन ये साल में 2 बार कराया जाएगा, और इसका जो लेने का तरीका होगा वो ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो सीधी जाहिर सी बात है, पढ़ने में मजा आएगा भाई, थोड़ा कम ही तो पढ़ना है, ठीक है। मतलब पहले के ज्यादा पढ़ना तो तब भी पड़ेगा, लेकिन अब पढ़ाई को थोड़ा मजेदार बना रहे हैं इस नीति से, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग। अच्छा, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है? जैसे कि आप देखिए, कोई बच्चा यूपी बोर्ड का होता है, कोई सीबीएसई बोर्ड का होता है, कोई आईसीएसई का होता है। जो यूपी बोर्ड वाला होता है वो देखिए सीबीएसई वालों के मुकाबले थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर उसका कमांड कमजोर होता है, ठीक है। और जो सीबीएसई वाला होता है उसका जनरल नॉलेज के ऊपर कमांड कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड वाला जानता है, ठीक है, कि जो है अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, क्योंकि उसका माइंड बहुत तेज होता है। यूपी बोर्ड वाले का जो माइंड होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, अब घूमने वाले का माइंड थोड़े ना तेज हो जाएगा।
हम पढ़ने वाले की बात कर रहे हैं, पढ़ने वाले की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जो यूपी बोर्ड वाले होंगे, उन यूपी बोर्ड वालों को माइंड जो होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, अगर वो पढ़ेंगे अपनी पढ़ाई अपनी किताबों को, तो वो अपनी बुक्स को जब एक डीपली थॉरली उसकी स्टडी करेंगे तो उनका जो माइंड कैप्चरिंग का होगा, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इन सब चीज़ों में मैथ हो गई, इन सब में भी बहुत बढ़िया कमांड होगा। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे उनका भी ऐसा, हम नहीं कह रहे कि इनका कमांड खराब होगा, लेकिन उनकी जो स्किल होगी ना, वो स्किल कहीं ना कहीं डेवलप होगी, क्योंकि ये जो सेंट्रल बोर्ड होता है, इनके जो टीचर्स वगैरह होते हैं, वो उनका कम्युनिकेशन लेवल यूपी बोर्ड के टीचर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बेटर होता है। जैसे सीएमएस में पढ़ रहे हैं बच्चे, एलपीएस में पढ़ रहे हैं, तो इनका जो है यूपी बोर्ड के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा स्किल होता है। तो बात को समझिएगा। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है आपका इन्हीं को इक्वल करने के लिए, यहाँ पे इन्हीं को बराबर करने के लिए, ये जो मतलब जितने भी स्कूल हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, एसएससी, इन सब में जो बच्चे हैं वो एक समान तैयार किए जाएं, ठीक है, एक जैसे तैयार किए जाएं कि इनकी यूपी बोर्ड वाले को ये ना लगे कि यार ये तो सीबीएसई का है, इसको तो हमसे बढ़िया, इसका मतलब हर चीज स्किल वगैरह इसकी काफी बेहतर है हमसे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के मन में ना रह जाए, इसलिए इस नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग लागू की जाएगी। ये पब्लिक हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, दोनों में एक समान होगी, ठीक है। सभी स्कूलों का सिस्टम इसके लागू होने से एक सा हो जाएगा। उसके बाद 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट आपकी तैयार की जाएगी। मतलब इसका ये है, रिपोर्ट इन द सेंस आपका रिपोर्ट कार्ड से मतलब है। अभी तक जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जा रहे थे, वो रिपोर्ट कार्ड खाली आपके नंबर बता देते थे कि इस सब्जेक्ट में इतना नंबर, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर है, आपका बच्चा इसमें फेल है, इसमें पास है। मतलब अपनी एक तरीके से टीचर 2-4 घंटे के रिव्यू के ऊपर आपका लिख देता था, ही इज कैपेबल टू डू, ही नीड टू वर्क हार्ड, मतलब हवा में कुछ भी लिख देती थी। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ आपके नंबर के ऊपर जो है क्या कहते हैं, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। आपके अंदर स्किल क्या है, आपके अंदर टैलेंट क्या है, उसको ऑब्जर्व करते हुए आपके रिपोर्ट कार्ड में वो सब सारी चीजें डाली जाएंगी जिसमें आप बेहतर हैं, ठीक है। सिर्फ आप नंबर ला के बेहतर नहीं बनेंगे, ठीक। सिर्फ आपके अंदर और कोई भी टैलेंट होगा, कोई और काबिलियत होगी, उसको आप दिखाएंगे। अगर उसमें आप बेहतर होंगे तो वो भी आपके ग्रेड में इंक्लूड होंगे, वो कहीं अलग नहीं जाएगा, उसका भी, आपकी काबिलियत का भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सारा बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब में कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। तो वही खासियत को पहचानने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, ठीक है। उसके बाद एक जो और इनका ऑब्जेक्टिव था इसके अंडर में, वो था अचीविंग 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रॉस, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ये 2030 तक मोटिव है कि जितने भी बच्चे हैं, देखिए हमारे देश में कई सारे ऐसे बच्चे हैं। अभी हाल में ही एक मेरे गांव में एक स्कूल पढ़ता है, एक्चुअली में मेरे दादाजी का ही गांव है वो। वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे तकरीबन 500 बच्चे हाई स्कूल और इंटर में उनके थे, ठीक है। लेकिन इस कोविड पीरियड के कारण तकरीबन 350 से 400 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। छोड़ा क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं थे कि वो फीस दे सकें। अब आप ये समझ लीजिए कि हम उस देश के, उस सिस्टम के अंदर में रह रहे हैं जहां पर 150 रुपए की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। मतलब यूपी बोर्ड में फीस कितनी होती है? 100 रुपए होती है, 50 रुपए होती है। तो आप लोग से इस वीडियो के थ्रू मेरा एक ऐसा भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने अगल बगल में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कोई आपसे वो 10,000 5,000 आप भगवान के नाम पे और तरह तरह की कम्युनिटी के नाम पे आप दान देते रहते हैं, तो इससे बेहतर है कि इन बच्चों को दान कर दें। हो सकता है इससे इनका भविष्य बन जाए और वो ये आपको याद रखें भविष्य में, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे ये भी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको जरूर मानिएगा और इसको अप्लाई करिएगा, अप्लाई करके देखिएगा, अंदर से भी अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओपन स्कूलिंग सिस्टम। ओपन स्कूल सिस्टम जो है, मतलब यहाँ पर आपका पूरी तरीके से, एक तरीके से मान लीजिए कि ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द सेंस कि अब कोई भी चीज आपकी बार टाइप की नहीं रहेगी। मतलब आप ये नहीं कि आप इसी में फंसे रह गए, आपको हर चीज आपके ऊपर, आपको अपनी डिसीजन लेने का हक होगा, आप हर चीज को मान सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और
इस नई शिक्षा नीति के अंडर में एक वर्ड जो आप पहले से भी जानते हैं, मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील के अकॉर्डिंग, ठीक, मिड डे मील के अकॉर्डिंग जो है पहले से खाना दिया जाता था इंटरवल में बच्चों को। हमारे विद्यार्थी होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, उनको खाली खाना दिया जाता था। अब इस सरकार ने बकायदा नाश्ते की व्यवस्था कर दी है, और सुबह उसमें इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो सुबह सुबह आपको नाश्ता भी देंगे। ठीक है, और उससे बच्चों का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन में आपका ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि बैचलर डिग्री होती है। बैचलर डिग्री आपका ज़्यादा फर्क हायर एजुकेशन में नहीं है आपका। यहाँ पे 3 से 4 साल का वही जो आपका ग्रेजुएशन होता है वो हो जाएगा। पीजी प्रोग्राम वही आपका 1 से 2 साल वैसे भी चलता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक नया चीज जो आया है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज। नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज आपका टेस्ट लेंगी ग्रेजुएशन के लिए, के एडमिशन के लिए। मतलब अलग अलग ये यूनिवर्सिटी, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अपना अपना तरीका है। कोई एग्जाम कराता है, कोई कॉलेज मेरिट पे एडमिशन ले लेता है ना। तो इस तरीके से सब अब ये सब नहीं रहेगा। अब एक नया सिस्टम आ जाएगा जिसमें एनटीए आपका एग्जाम कराएगा, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज आपका कराएगा। ठीक है, और एक और बोर्ड आपका इसमें बनाया जाएगा जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आपके जितने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोर्सेज होंगे इनके ऊपर फैसला ये जो है कमेटी आपकी कमीशन लेगी, जिसका नाम है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये आपका जो है समय समय पे ये एक तरीके की ऐसी कमीशन होगी, वो चेक करेगी कि किस तरह का रूल हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किसमें और सुधार करना चाहिए। इस तरह की ये एक एजेंसी होगी। स्पेशल एजुकेशन जोन उन बच्चों के लिए होगा, या उस जगह के लिए होगा, या उस कम्युनिटी के लिए होगा, या फिर उस टेरिटरी के लिए होगा जहां पर शिक्षा जो है, एजुकेशन सिस्टम अभी भी पिछड़ा हुआ है। वहाँ के लोग शिक्षा के लोग के अवेयर नहीं है, अभी भी वहाँ की उनको जानकारी नहीं है कि उनके जीवन में शिक्षा कितना अहम है, किस तरह के बदलाव उनके जीवन में आ सकते हैं, या पढ़ लिख कर वो आगे अपने जीवन में क्या बन सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं। इन सबको चेक करने के लिए SEZ मतलब स्पेशल एजुकेशन जोन का निर्माण होगा। इसी तरह एक होगा जेंडर इंक्लूजन फंड। इस फंड में जो है महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए, ध्यान दीजिएगा, जेंडर इंक्लूजन फंड में 2 लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए, दूसरा ट्रांसजेंडर के लिए जो है आपका फंड रेज किया जाएगा, जिससे उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा सके और उनका जीवन सुरक्षित एवं मतलब बेहतर बन सके। तो आज हमने जो है पुराने एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करके नए एजुकेशन सिस्टम के साथ पढ़ा, समझा, जाना। ठीक है, तो अब हम एक थोड़ा सा कंक्लूसिव व्यू मैं अपना रख देता हूं, जिससे कि आप लोगों को कम से कम फैसला लेने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। ठीक है, कि ये बेहतर है कि वो बेहतर है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो मुझे लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हमारे साथ पढ़े लिखे या फिर जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है कि वो एक मशीन बना दिए गए थे। मीन्स कि बस सुबह मैडम जी आए, सर जी आए, एक टॉपिक आया, अरे तुमको नहीं आता है, तुम क्लास के बाहर निकल जाओ। सिखाने की कोशिश नहीं की उन्होंने कि नहीं 45 मिनट का पीरियड है, बैठ के वो पढ़े। ठीक है, या फिर जो है बच्चा भी जानता था कि मेरे साथ तो ये कैसा बिहेवियर करना चाहेंगे। ठीक है, अगर गलती से तुम खेलने में अच्छे हो, क्लास में तुमने खेल में इंटरेस्ट दिखा दिया, तो तुमको कहो टेररिस्ट ना घोषित कर दें। मतलब ऐसा माहौल होता था स्कूलों का। तो जो ये नए एजुकेशन सिस्टम है, मुझे लगता है कि ये हर प्रोस्पेक्टिव से, हर स्पेयर से जो है काफ़ी बेहतर है। इससे हमारा देश काफ़ी डेवलप करेगा। मैं इसके लिए तहे दिल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट मोर एंड मोर।